गुड मॉर्निंग दोस्तों। एडवेंट क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का सेक्शन जो पहले प्रागैतिहासिक काल मैंने पढ़ाया था, हमारी उत्पत्ति कब से हुई, मानव की उत्पत्ति कब से हुई, 25 लाख ईसा पूर्व से बताए थे। वहाँ से मानव का इतिहास शुरुआत हुई, आवाज़ यहाँ तक हैं। उसके बारे में हम लोग मैपिंग पर ध्यान देंगे, मैप पर कैसे इसको देखा जाए। पूरे भारत के इतिहास को हम लोग अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, इंडिया के इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। जिस भारत में आज रह रहे हैं उसका मैप देखिए आप लोग। भारत का मैप जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी सरकार कहाँ से कहाँ है। उत्तर में कहाँ है? उत्तर में कश्मीर है ना, जिसका ऊपर में पॉइंट कल क्वेश्चन दरोगा में पूछा भी था कि उत्तरी पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल। और नीचे कन्याकुमारी, मेन भूमिका कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछे पूरे भारत का तो फिर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा अंडमान निकोबार में, है ना। तो हम लोग अभी जिस भारत में रह रहे हैं, जिस नरेंद्र मोदी की सरकार की भारत में रह रहे हैं, उसकी जो है ऊपरी सीमा, उत्तरी सीमा जो है इंदिरा कॉल है और दक्षिणी सीमा इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश में किबुथु जगह है, जिसको गौर माथा भी कहते हैं, किबुथु जगह है। और पश्चिम में सरक्रिक है, गुजरात में सरक्रिक है ना। तो ये मेरी सीमा है, इस भारत में मैं रह रहा हूँ अभी के भारत में। लेकिन हम लोग को देखना है कि शुरू से भारत मेरा कैसा था। हम भारतीय, हम मानव कहाँ से आए, कहाँ कर बसना शुरू किए, मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब बातें बहुत मज़ेदार से देखना चाहिए हम लोग को। हम बताए थे प्रागैतिहासिक काल में ही कि हमारी उत्पत्ति जो है, मानव की उत्पत्ति पहले जो मानव का मिला खोपड़ी वगैरह सबसे पहले अफ्रीका में मिला, इंडिया में नहीं मिला। इंडिया में उसका पत्थर यूज किया वो मिला, लेकिन इंडिया में इसका नहीं मिला प्रमाण। एक प्रागैतिहासिक काल में चर्चा किए थे। हमारे पूर्वज, हम बताए थे कि बानर थे। हम जो है प्राइमेट बानर से आए हैं। मेरा पूर्वज बानर, लंगूर अगर ऑप्शन देगा लंगूर नहीं मारेंगे, है ना। लंगूर नहीं मारेंगे, बानर मांगेंगे। बानर में भी हमारी जो उत्पत्ति 80 लाख से पूर्व में हमारे पूर्वज जो है, एक पॉइंट याद रखेंगे, रामापिथेकस थे। कौन थे? रामापिथेकस। और रामापिथेकस से फिर हम लोग वहाँ से डेवलप जब किए तो होमो इरेक्ट्स हुए। इरेक्ट मतलब क्या हुआ? इरेक्ट मतलब होता है सीधा होना। हम लोग पहले ऐसे चलते थे, फिर होमो इरेक्ट्स हुए। होमो इरेक्ट्स क्या हुए? रामापिथेकस से होमो इरेक्ट्स हुए। होमो इरेक्ट्स से फिर हम लोग जो है सो होमो सैपियंस हुए। फिर मानव, जो आधुनिक मानव हम लोग आज का मानव हैं, होमो सैपियंस है। बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा आपको होमो सैपियंस। तो रामापिथेकस से कहाँ आया? रामापिथेकस। फिर कहाँ आए हम लोग? होमो इरेक्ट्स। फिर कहाँ आए? होमो सैपियंस। एक क्वेश्चन करता है कि अभी जो मानव का जो ब्रेन है, खोपड़ी है, वो सबसे विकसित का है, इसका नाम क्या है? तो क्रो-मैग्नन। कौन है? क्रो-मैग्नन मानव हम लोग हैं। कौन मानव हम लोग हैं? क्रो-मैग्नन। कौन मानव? क्रो-मैग्नन। तो वहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई है, अफ्रीका से। भारत में बसे हैं। प्रागैतिहासिक काल जो बताया था आपको, पिछला वीडियो देखिएगा आप, उसमें मैं कंप्लीट बताया हूँ कि 25 लाख ईसा पूर्व से आदि मानव से लेकर के हम लोग कहाँ तक आए हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग किए हैं, है ना, आज तक। तो एक बार देखिए, मैपिंग से ग्राफिक करके देख लिया जाए हम लोग को, है ना। हर चीज़ मैपिंग से देखा जाए। कुछ नहीं दोस्तों, अपना मैप देखेंगे, आज का मैप बनाएंगे। आज का मैप जो है वो पहले का मैप था नहीं, क्योंकि पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया, अफगानिस्तान 1896 में अलग हो गया, बांग्लादेश 1971 में अलग हो गया, म्यांमार 1937 में अलग हो गया। सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, सब क्वेश्चन पूछता है। म्यांमार 1937, बांग्लादेश 1971, पाकिस्तान 1947, फिर अफगानिस्तान 1896। इस तरह से अलग हुआ इस समय जाकर। लेकिन प्राचीन काल में तो अलग नहीं हुआ था ना, सब साथ में था। तो इसको हम लोग देखे थे, आपको बताए थे हम चैप्टर में कि इतिहास को है हम पढ़ने के लिए, इतिहास को जो है हम पढ़ने के व्यू से लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पे, मैंने लेखन, मनुष्य जो है लिखना शुरू किया, इसके आधार पर 3 भाग बांटे थे हम। प्रागैतिहासिक काल, ध्यान देंगे आप लोग, प्रागैतिहासिक काल जिसको हम बताए थे प्री हिस्टोरिक एज, है ना जी, एज। उसके बाद बताए थे याद ऐतिहासिक काल, है ना, काल और ऐतिहासिक काल। तीसरा बताए थे ऐतिहासिक काल। लेखन के आधार पर 3 भाग में हम लोग बांट दिए थे पर इसको लेखन। यहाँ पर मनुष्य जो है इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य लिखना नहीं जानता था, अलिखित है। क्या है? अलिखित है। ये मनुष्य कब से है बताइए, ध्यान दीजिएगा। 25 लाख ईसा पूर्व से मनुष्य चलते आ रहा है ये वाला, और 3000 ईसा बीस पूर्व तक हम ला के रोक दिए हैं। बताए थे, चैप्टर पढ़िएगा, जाकर वीडियो देखिएगा फिर से। यहाँ तक ला के रोक दिए थे। अपना इतिहास पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा।
हम लोग अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, किसी और का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, रामापिथेकस कैसे आए, तो 25 लाख हिसाब से टेंशन दूर हो गया। 3000 तक हम आ गए। इसमें प्रागैतिहासिक काल में सोचना ही नहीं है। यहाँ मनुष्य अलिखित है, यहाँ मनुष्य खाद्य संग्राहक है, यहाँ मनुष्य भी है ना। इसमें पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण सब बताए थे। पुरापाषाण में 3 भाग बांटा गया है ना। उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, है ना, निम्न पुरापाषाण, लेकिन आप लोग चर्चा नहीं की है उतना। चलिए, यहाँ मनुष्य अलिखित है, तो फिर भी इतिहास लिखा कैसे जाएगा, कैसे पढ़ा गया इसको, तो बोलिएगा सर पुरातात्विक। माने जो पुरातात्विक माने क्या होता है जी, जो खुदाई से मिला, जो खुदाई से मिला उसको कहते हैं पुरातात्विक। और जो लिख रहे हैं वो क्या है, साहित्यिक है। यहाँ मनुष्य पुरातात्विक पे पूरा डिपेंड था। अब आइए आदि ऐतिहासिक काल, ये चर्चा हम कर दिए हैं आपको। अब आदि ऐतिहासिक काल में बात है प्रोटो हिस्ट्री, ये आपको 3000 ईसा पूर्व से शुरू होकर के आपको 600 BC तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ध्यान रखेंगे, 600 BC तक जाएगा। इसमें हम लोग 2 चीज़ मेनली देखेंगे, 2, एक सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ाने जा रहे हैं आगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता, अगला चैप्टर ही रहेगा, फर्स्ट यहाँ पढ़ा दिए हैं ये सेक्शन ये। और दूसरा है इसमें वैदिक सभ्यता। 2 ही चीज़ पढ़ना है हमको, वैदिक सभ्यता, है ना। यहाँ भी लिखित है, लिखा गया, लिखा मिला है, लेकिन कोई काम का चीज़ नहीं मिला है, लेकिन कोई काम का पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। मान लीजिए लिख दिया, ऐसे लिखा हुआ है, क्या है बताइए, ये है, नहीं पढ़ पाए, है ना। भाव चित्रात्मक है, क्या है आगे बताएंगे, भाव चित्रात्मक है, बताएंगे। सिंधु घाटी में 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, सिंधु घाटी और ये। सिंधु घाटी का काल जो है आपको 2500 से लेकर के 1750 तक है। मान लीजिए 1500 भी मान सकते हैं आप देखने के लिए। 1500 से लेकर वैदिक सभ्यता आपको 600 BC तक। इसमें 2 है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 2 भाग बांटेंगे जब पढ़ाएंगे तो वैदिक काल को। वैद कहाँ से आया, क्या है, इसमें इस चैप्टर अभी मतलब यहाँ से पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। इस सेक्शन पढ़ लिए। 25 लाख ईसा पूर्व से हम लोग 3000 तक आके पटक दिए हैं इसको, है ना, मनुष्य को पटक दिए हैं। अब मनुष्य यहाँ से कैसे बढ़ता है, आदि मनुष्य, आदि मानव यहाँ पर आया है सिंधु घाटी सभ्यता में, कैसे क्या हुआ। इसके बाद ऐतिहासिक काल 600 BC से शुरू होता है, जो आज तक जाता है ना, मॉडर्न तक 600 BC से डॉट डॉट आज तक जा रहा है। ये ऐतिहासिक काल मनुष्य लिखित भी जानता है, लिखित है, लिखित साक्ष्य भी है, और प्लस पुरातात्विक जो खुदाई से निकलेगा वो भी है। दोनों रहेगा, खुदाई से हमेशा निकलते रहता है, पुरातात्विक तात्विक साक्ष्य मिलेगा यहाँ पर सिर्फ पुरातात्विक, यहाँ भी सिर्फ पुरातात्विक है नहीं, यहाँ लिखित भी, यहाँ पर वेद लिया गया है, यहाँ पर साहित्यिक भी है। बात समझ रहे हैं, क्लियर। देखिए कुछ नहीं, इधर हो गया ऐतिहासिक काल में। देखिए अब हम मिल रहे हैं आपको ऐतिहासिक काल में, तो इतिहास किसको कहते हैं। देखिए अब कोई लोग बांट देता है प्राचीन काल, है ना, मध्यकाल, इतिहास और आधुनिक काल, लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस काल को इतिहास माना ही नहीं जाएगा। पढ़ते हैं जरूर, मानव का विकास हुआ है कैसे, 2 सभ्यता हमारे पास है, सिंधु घाटी वैदिक, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इतिहास अगर कहा जाए तो इतिहास उसको कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण हो, लिखित साक्ष्य हो, जिसका लिखा जाए, जिसको भारत सरकार मान्यता दे, वही इतिहास कहलाएगा। हमारे दादाजी मर गए वो इतिहास नहीं है, हमारे परदादा मर गए वो इतिहास नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ इतिहास नहीं है। जब तक सरकार मान्यता नहीं देगा, जब तक वह वैलिड नहीं होगा, है ना। तो इतिहास यहाँ से माना जाता है, ऐतिहासिक काल जो है यहाँ से माना जाता है। इसीलिए इसको, इस ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ से देखिए, इस चीज़ को कोई नहीं समझते हैं। प्राचीन काल, अब हुआ प्राचीन काल, मध्यकाल, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकाल, है ना, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक काल पर लिखिए, आधुनिक काल, है ना, आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। प्राचीन काल कब से शुरू होगा, अब देखिए क्या लिखिएगा, अब 600 BC से लेके जाएगा कहाँ तक, 712 तक। देखिए पढ़ने के लिए बांटे, ये क्यों बांटे हैं, ये बांटने कोई कारण नहीं है, इसको बांटने का कोई कारण नहीं दोस्तों। क्यों बांटेंगे इसको, पूरा हिस्ट्री पढ़िए एक बार। लेकिन इतना बड़ा इतिहास हमारा है, लंबा, इतना शासक इसमें हुआ है, और देश में नहीं सा। इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़िएगा एक बार मैप में बैठ जाएगा, जर्मनी की पढ़िए, फ्रांस का इतिहास पढ़िए, है ना, पढ़ना रहता है ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ के इतना शासक है, प्राचीन काल में इतना शासक है, सबसे लेंदी इतना शासक, इसमें इतना
है ना। इसको पढ़ने के लिए बांट दिया, हल्का करने के लिए इसको बांटा गया, सिर्फ पढ़ने के लिए इसको बांटा गया था लेखन के आधार पर। देखिए इसको बांटे हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, सिर्फ पढ़ने के बेस से, ध्यान दीजिएगा। तो ये 712 में मोहम्मद सिंध पर आक्रमण होता है। सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में है। मुस्लिम लोग पहली बार जो अरब में उत्पत्ति होता है वो आक्रमण करता है 712 में। मोहम्मद बिन कासिम, है ना जी, अरब से आता है, ये आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। तो आपका चेंजिंग हुआ, मुस्लिम का प्रवेश भारत में पहली बार मुस्लिम का प्रवेश, इसीलिए प्राचीन काल को बाउंड्री माना जाता है, प्राचीन काल को बाउंड्री माना जाता है। अब मध्यकाल में भी अब दो भाग बांट दिया इसमें, पूरा मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, है ना। इसको आप मान ली इतना आपने छोड़िए, आप इतने जानिए, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया 1757 से, औरंगजेब की मृत्यु 1757 से लेकर के आपको अभी तक ये। और इसको आप 1206 से ही मानिए, मिडाइवल को 1206 से 1757 तक, बस इतना ही मानिए आप, छोड़िए, लेंदी नहीं कीजिए ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हैं दो भाग में, तो इसको हमको देखना है ना। तो इस सब को देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए सबको, ठीक है। तो अब मैप पर देखा जाए, सबको मैप पर देखा जाए, मिटा रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि बताइए पूरा इतिहास आप बता दीजिए एक बार में, पूरा इतिहास, ये टैलेंट होना चाहिए कि पूरा भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास है नहीं बता पाएगा, शर्म की बात है। तो पूरा भारत का इतिहास आपको कहें लिख दीजिए एक बार, हमको चार्ट बना दीजिए, कोई अगर कह दे आपको, आप नहीं बनाए तो कितनी गलत बात है। क्यों हम भारत में रह रहे हैं, क्यों भारतीय हैं जो अपना इतिहास ही नहीं जानते हैं। इतिहास एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि आपको कल्चर का ज्ञान इतिहास ही देता है। कल्चरल किसको प्रणाम करना है, इतिहास ही सिखाता है। परिवार कैसे बना है, गांव कैसे बना है, गांव से फिर जिला कैसे बना है, क्या दायित्व परिवार के प्रति है लोगों का, ये सब सिखाता है इतिहास। मैथ नहीं सिखाता है, इंग्लिश नहीं सिखाएगा, कभी नहीं, याद कीजिएगा। जब भी सिखाएगा तो इतिहास सिखाएगा और बाकी कानून नियम पॉलिटी सिखाएगा और दुनिया का जो पृथ्वी का बग नॉलेज हमको ज्योग्राफी सिखाएगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को कभी भी हटाना नहीं चाहिए, कभी भी इसको इग्नोर नहीं कीजिए। अगर आपको कहे पूरा बताइए सर, तो आप कहेंगे सीधे कहिएगा पाषाण काल, उठाइए इतिहास। पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, पहले बोल देंगे पाषाण काल, पाषाण काल खत्म। ये हो गया 25 लाख ईसा पूर्व से, देखिए गलत लिख देते हैं कभी कभी हम, 25,000 लिख देते हैं, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 25 लाख से 3,000 तक। देखिए उठाइए ऐसे, फिर आप उठाइए सिंधु घाटी, डायरेक्ट आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता, है ना जी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका 3,000, 2500, 3,000 से 1500, 1700 जो लिखना है, 1750 लिखिए, 1500 लिखिए, ये मोटा मोटी दिख रहे हैं, डेट दे रहे हैं हम। फिर आ गया वैदिक सभ्यता, क्या आ गया, वैदिक सभ्यता, है ना। ये आपको 1500 से, यहाँ से उठाइए, 1500 से 600 BC तक, देखिए आ गया ना। ये दोनों हो गया प्राग ऐतिहासिक, ये प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री, ये हो गया दोनों आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री। अब हम आ गए हिस्टोरिक एज में, कहाँ आ गए, हिस्टोरिक एज में। वैदिक के बाद ध्यान दीजिएगा मजेदार चीज़, वैदिक सभ्यता जैसे खत्म होता है 600 BC में, तो बोलिएगा सर यहाँ क्यों बांट रहे हैं आप, फिर आपको बैठने यहाँ इस डेट में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सो लोहा पहली बार 1000 ईस्वी में लोहा आ गया अंतरेजी खड़ा में, तो यहाँ पर बांट दिए हम आपको। वैदिक के बाद ये वैदिक सभ्यता में जन का दौर था, पढ़ाई हुई क्लास है, देखिएगा महाजनपद में जन का दौर और जनपद का दौर। उसके बाद 600 ईस्वी में 16 महाजनपद का दौर आता है, महाजनपद का दौर, है ना जी, पढ़ाया हुआ है क्लास, देखिएगा 16 महाजनपद का दौर आता है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसी समय
इस समय जो है आपका बौद्ध आंदोलन होता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, आजीवक संप्रदाय, कौन थे, मखाली गोसाल। आजीवक संप्रदाय क्या है, संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो हम पढ़ाए हैं, बौद्ध धर्म पढ़ाए हैं, जैन धर्म समझाए हैं। आजीवक संप्रदाय क्या है, इसका प्रवर्तक कौन थे, मखाली गोसाल। कौन थे, मखाली गोसाल। इतनी याद रखिए, मखाली गोसाल, मखाली गोसाल, मखाली गोसाल, आजीवक संप्रदाय, मखाली गोसाल। इनका कहना क्या था कि कुछ दुनिया में रहेगा नहीं, सब खा पी के बराबर कर दो, दुनिया में कुछ रहने वाला भविष्य मत देखो, है ना। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मा भूतस्य शरीर कुतो गति, है ना, इसलिए इसको ख़त्म कर दीजिए। तो 16 महाजन का दौर चला। 16 महाजन पद में आपका जो है सो मगध आगे निकल गया। मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। मगध साम्राज्य में आपका पहला जो आता है हर्यक वंश। कौन आता है, हर्यक वंश। कौन आता है, हर्यक वंश। देखिए यहाँ छोड़े थे हम, हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी तक है, ईसा पूर्व। इसी में मगध में फिर आता है हर्यक वंश के बाद जस्ट आता है शिशुनाग वंश। ध्यान देंगे सिर्फ शिशुनाग वंश 412 से 345 BC तक। फिर इसके बाद नंद वंश 345 से लेकर के कहाँ तक, 322-23 तक BC तक, है ना। देखिए मगध साम्राज्य 16 महाजनपद को मैं सब खत्म करते हुए मगध जो हमारा है आगे निकल गया, महाजनपद आगे निकल गया। यहाँ सबसे पहले हर्यक वंश, इसका शासक बिंबिसार है। राजगीर में राजधानी थी इसका। कहाँ राजधानी कहाँ थी, राजगीर में थी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, उसकी हत्या किया था। अजातशत्रु के बाद फिर कौन बना, उदयन बना। कौन बना, उदयन। ध्यान देंगे हर्यक वंश का शासक बता रहे हैं बिंदुसार, आगे पढ़ाएंगे आपको। बिंबिसार कौन, फिर उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, जो पटना की स्थापना किया, जहाँ रह रहे हैं हम लोग, जहाँ बोल रहे हैं अभी, पटना की स्थापना कौन किया, अजातशत्रु का बेटा उदयन। आगे भी चर्चा होगा। शिशुनाग में 2 वंश शासक था। एक आपको शिशुनाग खुद, है ना, ये राजधानी के लिए चल गया था कहाँ, पटना से उठा के चल गया वैशाली। ये बनाया जो उद्यान बनाया था, इसको उठा के चल गया वैशाली। लेकिन फिर इसका जो था कालाशोक, काकवर्ण, इसका शासक कालाशोक, जिसमें बहुत संगति हुई था, सेकेंड बहुत संगति आपको कालाशोक के शासन काल में हुआ था। ये आपका फिर राजधानी को ले आता है। नंद वंश, इसका संस्थापक महापद्मनंद, बहुत शक्तिशाली शासक। नंद वंश में, इसमें मगध में ये बहुत बड़ा शक्तिशाली था। मगध साम्राज्य को जो उदय हुआ था उसमें सबसे बड़ा शक्तिशाली उसमें था नंद, महापद्मनंद। इसी का एक शासक हुआ घनानंद, जो आप लोग मौर्य देखे होंगे, सीरियल बनाया है, चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल बना था। तो वो नंद वंश का घटिया शासक कौन था, घनानंद। हमेशा शराब और शराब में डूबा रहता था, घन करते रहता था हमेशा, है ना, हमेशा नाचते रहता था, घन। तो ये घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण होता है। इस समय सिकंदर का आक्रमण होता है और जो है सो चाणक्य इसको बोलता है ना, ये सब कहानी है। इसी समय मगध पर, इस समय जिसमें मगध चल रहा था, मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश चल रहा था। इसी समय आप कह सकते हैं कि बाहरी आक्रमण भारत पर हुआ। बाहरी आक्रमण ऐसे तो ये वैदिक भी बाहरी थे, आर्य थे, ये आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से, ये भी बाहरी थे, है ना। ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, तो बाहरी थे। कौन, बाहरी आक्रमण होता है, इसको मिलनी आक्रमण कहते हैं। 2 आक्रमण होता है इस समय मगध पर। इसमें इसके शासनकाल में ही तीनों, हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश के शासन में पहले ईरानी आक्रमण होता है। कौन आक्रमण होता है, ईरानी आक्रमण, है ना। चर्चा आगे होगा इसका। डेरियस फर्स्ट, जिसको भारत में कहते हैं दारा फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट आक्रमण किया था। डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट। ईरानी फारस में जी, फारस का क्षेत्र आज है, फारस, ईरान का क्षेत्र है फारस भी कह सकते हैं इसको, ईरान भी कह सकते हैं, फारस भी कह सकते हैं, ईरान कह सकते हैं। यहाँ किया था डेरियस फर्स्ट आक्रमण किया था। यहाँ का शासक था, ईरानी शासक था, हखमनी वंश। पूछता है कौन वंश का था, ये डेरियस फर्स्ट जो है किस वंश का था, क्वेश्चन करता है तो कहेंगे हखमनी वंश। तो हखमनी वंश पूछ सकता है कि हखमनी वंश कहाँ था, ऑप्शन दे देगा, भारत में, पाकिस्तान में, कहाँ मारेंगे, ईरानी। ध्यान देंगे इस चीज़ को, आप लोग ध्यान देंगे। हखमनी वंश का शासक डेरियस फर्स्ट भारत पर आक्रमण करने वाला पहला था। ऐसे साइरस भी था पहले, इसके पहले, लेकिन वो असफल हो गया था, इसलिए डेरियस फर्स्ट। और डेरियस फर्स्ट का नाम रखेंगे भारत में, इसको कहा जाता है दारा सिंह। दारा सिंह नाम सुने, पहलवान दारा सिंह, दारा फर्स्ट कहा जाता है।
डेरियस का ही भारत में नाम है, अपना भाषा में हम लोग कहते हैं इसको दारा फर्स्ट, और वहाँ का नाम है, ईरान में इसको बोला जाता है डेरियस फर्स्ट। ये हखमनी वंश का था, ईरान का था, पहला भारत पर आक्रमणी हुआ है ना। ईरान के बाद फिर यूनानी आक्रमण हुआ। कौन आक्रमण? यूनानी, ग्रीक भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? ग्रीक भी कह सकते हैं, ग्रीक यूनानी। एक ग्रीक यूनानी चर्चा करेंगे बराबर। ग्रीक कहिए, रोम जी, ग्रीक यूनानी। जिसका राजधानी एथेंस है, एथेंस, जहाँ पहला ओलंपिक हुआ 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक, तो ग्रीक यूनानी आक्रमण किया। इसमें आक्रमण करने वाला यहीं का था सिकंदर। कौन था? यूनानी ही था सिकंदर। चर्चा आगे होगी, है ना। इस तरह से आगे बातें चलते रहती है। नंद वंश के बाद फिर देखा जाए अगर ग्राफ को हमारा, तो नंद वंश के बाद फिर कौन आता है? मौर्य वंश। भारत में फिर मगध में कौन आता है? मौर्य वंश आता है। कौन आता है? देखिए डेट इसका 345 है, 322 में ख़त्म होता है, तो 322 से 184-85 तक BC चल रहा है सब। मौर्य वंश में शासक आपको अगर आएगा, चर्चा करेंगे, मौर्य वंश से पढ़ाएंगे, तो इसमें चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बेटा बिंदुसार, है ना, नाम कितना अच्छा है, बिंदुसार। जहर खाने से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, खाना में इसको हमेशा पॉइजन दे दिया जाता था। चाणक्य जो चाहते थे कि कोई अगर दुश्मन भी मारना चाहे इसको तो मरे नहीं, तो हमेशा खाना में पॉइजन देते थे। तो इसी जब गर्भवती थी इसकी पत्नी तो मर गई, और एक बिंदु से नाम के बिंदुसार बोना। कहानी है ऐसा, इतिहास इसको प्रमाणित नहीं करता है। इसका बेटा फिर अशोक, सम्राट अशोक, है ना। अशोक का नाम नहीं भूलेंगे, अकबर, अशोक, है ना। आपका नरेंद्र मोदी, है ना, ऐसे सही ना जी। चलिए, तो मौर्य वंश हो गया। मौर्य वंश का पतन जो होता है, इसका अंतिम शासक होता है बृहदत्त, इसका पतन कर देता है आपका मौर्य वंश का। मौर्य वंश का जब भारत में पतन होता है तो मज़ेदार बातें होती है ना। मौर्य वंश, इसको अगर मैप पे देखा जाए, सब कुछ को मैप पर देखा जाए तो कितना मज़ा आएगा। हम मैपिंग की बात बोले थे, मैपिंग पर देखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं क्या लिखता हूँ और क्या बोलता हूँ। जब तक वीडियो 2-3 बार देखेंगे नहीं समझ में आएगा। बहुत अच्छी बात है, एकदम कहानी हम लोग एकदम धर से देख रहे हैं। मैप पर देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे, मैप बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए फटाफट जहाँ तक जा पाएँ देखते हैं, कोशिश करते हैं। फास्ट बोलना भी है, शॉर्ट वीडियो भी होना है ना। लाइक नहीं करेंगे, ज़्यादा दिन देखेंगे नहीं, आप लोग पास टाइम नहीं है देखने का वीडियो। बहुत सारी समस्या है इसमें, वीडियो देख नहीं पाएंगे, स्किप करेंगे, है ना, समझ में नहीं आता है। ये सब नहीं देखना है, करना है। देखिए वीडियो मन से देखिए, बिल्कुल इतिहास अपना पढ़ रहे हैं, भारत का पढ़ रहे हैं, हम लोग को समझ में आना चाहिए अपने भारत के बारे में, अपना मैप के बारे में समझ में आना चाहिए हमको, है ना। एकदम रिलैक्स मूड में। कभी भी ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, इतना नहीं पूछेगा, फालतू पढ़ा रहे हैं टीचर, नहीं भाई, अपना इतिहास देख रहे हैं हम, पूछेगा, सारा पूछेगा। एक क्वेश्चन बिना भी नहीं पूछेगा तो दावा मेरा रहेगा, पूछेगा। चलिए इसको जो भी बताइए, जरा चर्चा की, इसको मैप पर देख लेते हैं मिनट। ठीक है दोस्तों, देखिए मोटा मोटी मैप हम लोग बना लिए। आप देखिए, अभी बताए थे हम प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल जिसको कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक कहते हैं इसको, ठीक है। इसको 25 लाख ईसा पूर्व से, BC से 25 लाख ईसा पूर्व से बताया थी 3000 ईसा पूर्व तक। तो इसका जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार देखा जाए तो इसमें देखिएगा ना कहाँ है, तो अभी का भारत ये है या आपका आज का भारत है भाई, या आज का भारत है, मोदी का भारत है। ये किसका भारत है? आज का भारत है ना। उसमें भारत ऐसा नहीं था, उस समय इसमें
आपको कुत्ता के थी टाइप का पाकिस्तान भी शामिल था। कौन था? पाकिस्तान भी था ना, पाकिस्तान शामिल था भारत में। उस समय आपका अफ़गानिस्तान भी शामिल था, अफ़गानिस्तान भी शामिल था, है ना। म्यांमार इधर बोर्ड नहीं है मेरे पास, म्यांमार भी शामिल था। ये बांग्लादेश भी शामिल था, है ना। ये आपका 1971 में बटा, इसको बाद में चर्चा करेंगे, हटाइए। सब शामिल था भारत में उस समय, नेपाल सब शामिल था। ये भारत है आपका, कब? पूरे उस समय का भारत। ये आज का भारत ये हुआ, ये वाला ये लाइन, और उस समय का भारत प्रागैतिहासिक काल का भारत हुआ है। इस समय का मनुष्य जो है पूछेगा आपका, इस मैप में हमारा इस समय का 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 का ईसा पूर्व तक यहाँ का लोग सब जगह बसे हुए थे। मैप हमने बताए थे, सब जगह पर भारत में बसे थे। क्वेश्चन करेगा आपसे तो खाली आप कहेंगे केरल, ये जो केरल का क्षेत्र है, केरल यहाँ पर नहीं बसे हुए थे। बस यहाँ पर इस समय का प्रागैतिहासिक काल का, पाषाण काल का मनुष्य जो है भारत में हर जगह बसे हुए थे, सिर्फ केरल में बसे हुए नहीं थे। और ये पूर्वोत्तर भारत है। अगर आप कहेंगे पूर्वोत्तर भारत क्या है सर, है ना, तो भैया ऐसे रखिए, ये हो गया पूरब, ईस्ट पूरब, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना जी। छोटे बच्चे के लिए, एकदम बेसिक बच्चे के लिए। तो नॉर्थ इधर जितना भी क्षेत्र रहेगा, इसको उठा के हम यहाँ रख दें, कोई दिक्कत नहीं, इसको घसका के यहाँ भी कर सकते हैं, पार सकते हैं, वही बात होगा। तो इधर का क्षेत्र जो नॉर्थ, इधर का क्षेत्र जितना रहेगा साउथ, इधर का ईस्ट, इधर का वेस्ट, और इस बीच में जो रहेगा इस क्षेत्र में सब रहेगा, तो क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट, ये क्षेत्र साउथ ईस्ट, ये वेस्ट साउथ, इस तरह से। चलिए, तो पूर्वोत्तर पूछेगा तो केरल में नहीं, और इधर बसे हुए नहीं थे, इधर बसे हुए नहीं थे। दो क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत, पूर्व जोड़ उत्तर, नॉर्थ ईस्ट जो बोले, नॉर्थ ईस्ट भारत में बसे हुए नहीं थे, और इसमें बसे हुए नहीं। कहाँ का? प्रागैतिहास 3000 ईसा पूर्व तक बता दिए आपको, 3000 ईसा पूर्व तक ये आपका कहानी खत्म हो गया। शॉर्ट लीजिए, ये आपका प्रागैतिहासिक काल का मैप है कि यहाँ बसा हुआ नहीं था मनुष्य। और चलिए करते जाइए हम मैप। अब आइए फिर से, है ना, फिर से देखिए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब आइए 3000 ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व माने आद ऐतिहासिक काल में जो बताए हम, आद ऐतिहासिक काल, बार बार देखेंगे तो याद आएगा। ये हम लोग भूल जाते हैं। आप सोचिए एक बार में याद हो जाए तो नहीं होने वाला। वीडियो को बार बार देखिए, आप हमेशा देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखिए, तभी याद होगा याद ऐतिहासिक काल है क्या है। अभी हम प्राग ऐतिहासिक काल खत्म किए, आद ऐतिहासिक काल का आपको बताए थे टाइम पीरियड 3000 BC से आपको बताए थे कि आप मान के चलिए इसको 600 ईसा पूर्व तक। इसमें हम बताए आपको कि 2 चीज़ हमको पढ़ना है कल चाहे परसों, जब भी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं 2 ही पढ़ना है हमको, वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन करता है इससे, इसलिए नहीं, इसके पहले भी सभ्यता थी, है ना, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। इसके बाद भी झुकर झाकर सभ्यता थी, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं। ये 2 चीज़, दोनों, इसका टाइम पीरियड बताए थे, इसका टाइम। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखें मैप पर बताएं, हम जब पढ़ाएंगे उस समय तो बताएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी देख लीजिए आप कि सिंधु घाटी सभ्यता में मांडा जो है आपको कश्मीर में पड़ता है, मांडा कश्मीर में। इसका मैपिंग देखिए कैसे बसा होता है सिंधु घाटी सभ्यता। हम वैदिक नहीं दे रहे हैं, सिंधु घाटी मांडा से लेके दायमाबाद, यहाँ है दायमाबाद, यहाँ लोग बसे हुए थे। यहाँ से लोग जितना खुदाई हुआ, खोदा गया, यहाँ नहीं खोदेंगे, बोट थोड़े खोद देंगे हम जी, खोदिएगा आप अपना खुदाई जो हुआ हम लोग का, तो यहाँ से पड़ा दायमाबाद से पड़ा, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है आलमगीरपुर, हिंडन नदी है, जमुना के सहायक नदी हिंडन है। यहाँ पड़ता है आलम, क्या आलम है, दिल का आलम तुम ही जाने, है ना, आलमगीरपुर, दिल का आलम तुम ही जाने, आलमगीरपुर। और यहाँ पर आपका है सुक्टा गेंडोर, सुक्टा गेंडोर भी बोलता है, सुक्टा गेंडोर भी बोलता है, सुक्टा गेंडोर बोल लिख दीजिए, सुक्टा गेंडोर, है ना। ये आपका बलूचिस्तान का क्षेत्र है, ये सिंध का क्षेत्र है, ये पश्चिम पंजाब का क्षेत्र है, पाकिस्तान का ही क्षेत्र है। ये नीचे सबसे बलूचिस्तान कहलाता है, सुक्टा गेंडोर। यही मैप हुआ,
इतना ही सिंधु घाटी सभ्यता का लोग बसे थे, मतलब मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिले हुए थे, यहाँ से आपको मिलाइए, है ना, ऐसे, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है, पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो क्षेत्रफल था कैसा है, त्रिभुजाकार। अगर थोड़ा सा इसको ढक दें हम हल्का सा, अगर इसको सीधा कर दें तो नहीं लगेगा ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल बन गया, थोड़ा सा ई बिगाड़ रहा है, लेकिन तब भी आप देखिएगा बड़ा ट्रायंगल लग रहा है ना, त्रिभुज। सिंधु घाटी सभ्यता में चर्चा करेंगे, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बसे हुए थे। मैपिंग पर देखेंगे, यहीं पढ़ेंगे हम लोग, यहीं का सब फीचर पढ़ेंगे, क्या यहाँ पर कैसे बसा हुआ था, क्या हुआ नहीं हुआ, सब देखेंगे हम लोग, क्या करना है इसमें, है ना। चलिए मैपिंग ये लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन शॉट जो भी बोलिए लेते रहिए। चलें फिर वैदिक मैपिंग, वैदिक का मैपिंग करेंगे जल्दी सा। मैपिंग मैप पे पूरा इतिहास हम लोग मैप पर देख लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी के पास, है ना। चलिए आइए इसको मिटाते हैं दोस्तों, अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई, है ना। कहाँ गया, हटाइए दाएं बात को, सबको हटा दीजिए त्रिभुजाकार को। मैप मेरा हुई है, सिर्फ देश हुई है, जमीन बिक गया जी, जमीन तो हुई है, हट छोटा होता चला गया। और पहले कितना बड़ा थे, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार छोटा हो गई, है ना। आज हम बटेंगे, कल मेरा भाई बटेगा, कल मेरा भतीजा बटेगा, है ना, ऐसे होते रहता है इन लोग। तो ऐसे ही बढ़ते रहा, इंडिया छोटा होगा बड़ा होगा, कहाँ से बड़ा होगा, बटेगा भी, और हो सकता है 2 भाग बढ़ जाए। पहले पाकिस्तान शामिल था, बढ़ गया, तो चलते रहेगा। चलिए अब आइए वैदिक, इसको मैपिंग पर देखा जाए। वैदिक सभ्यता मध्य एशिया से लोग आए थे, इधर सेंट्रल एशिया, ये मध्य एशिया है। मध्य एशिया से आर्य लोग जो वहाँ बकरी चराते थे, ब्राह्मण जाति के थे, इधर से आए थे। और पंजाब अफगानिस्तान पूछता है क्वेश्चन, कहाँ बस गए, तो पाकिस्तान के पंजाब में मान लें यहाँ बस गए। पहली बार पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ आर्य जब आए तो बसे कहाँ, तो पंजाब में बसे। कहाँ बसे, पंजाब में। फिर कहाँ बसे, अफगानिस्तान में, दोनों क्षेत्र में बसे, ठीक है। और वैदिक काल में पूरा उत्तर वैदिक बाद में करेंगे, बंगाल तक लोग जाता है, यहाँ तक इसका मैपिंग रहता है, यहाँ तक जाता है। और यहाँ पर आपको दिल्ली कुरु के क्षेत्र से लगभग राजस्थान के क्षेत्र में, बस यही क्षेत्र में, मालवा का क्षेत्र, इस क्षेत्र बसा हुआ था, मतलब यही मैपिंग उसका था, ये इसमें बसा हुआ था लोग, बस पूरा नहीं, ये ले लीजिए, पूरा ये ले लीजिए, ये बसा हुआ था, ये इसका मैप है। माने इधर नहीं, भारत के इस क्षेत्र में नहीं वैदिक लोग आए, इधर नहीं गए, बंगाल तक आए थे, सदानीरा नदी है, बंगाल तक आए थे, बिहार बंगाल यहाँ तक, और आपको इस क्षेत्र से गए, है ना, दिल्ली कश्मीर नहीं, फिर राजस्थान के क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र होते हुए, गुजरात नहीं, इस क्षेत्र में, फिर पंजाब अफगानिस्तान में क्षेत्र में लोग बसे हुए थे वैदिक के लोग। पूरे भारत में उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये आपको तमिलनाडु, इस समय कहीं नहीं, पूर्वोत्तर भारत में कहीं नहीं, इस क्षेत्र में नहीं, यूपी में इस क्षेत्र में नहीं बसा, बस इतना ही बसा हुआ था। ये मैपिंग है आपका वैदिक काल का। वैदिक लोग हमारे जो वैदिक थे यहीं बसे हुए थे। बाकी इस समय कौन था, इस समय हम लोग थे, हम लोग जनजाति जो हैं, हम लोग यहाँ रह रहे थे। वो संस्कृत पढ़ के आया था, वैदिक लोग संस्कृत पढ़ के आए थे, वो बसा हुआ था, ठीक है। चलिए वैदिक सभ्यता खत्म हो गया। अब आइए वैदिक के बाद, मिटाइए इसको, है ना। देखिए ये सब पढ़ने में जो है ना आपका ग्राफ बन जाएगा दिमाग में, और जब ग्राफ बन जाएगा तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा फटाक दिमाग में फ्लश करेगा, 2-3 बार देखिएगा, पढ़िएगा, अपने मेहनत कीजिए दोस्तों। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी ऑफ द इंडिया, वर्ल्ड, इंडिया नहीं वर्ल्ड। कोई टीचर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ माध्यम है, बस हम बार बार करें। अपना स्टडी ही सबसे बेस्ट स्टडी होता है। अपना मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा। चलिए यहाँ गड़बड़ा दिए फिर हम, चलिए ठीक है ना। अब आइए वैदिक के बाद कौन बताए हैं, वैदिक सभ्यता खत्म होता है तो 16 महाजनपद बता दिए हैं। 16 महाजनपद की चर्चा जो 6वीं शताब्दी में हुआ, 600 BC में हम चर्चा कर दिए हैं। उसमें मगध निकल गया, महाजनपद जाकर देख लीजिएगा, इसका मैप नहीं करेंगे मैपिंग अभी हम। महाजनपद खत्म, ठीक है, मगध निकल गया आगे। मगध में ही आपका मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा, मौर्य वंश कौन होगा, मौर्य वंश मगध का ही सबसे बड़ा वंश था। पहले तो आया हर्यक, शिशुनाग, अभी बताया पीछे, शिशुनाग, नंद, लेकिन सबसे बड़ा मौर्य वंश। मौर्य वंश का मैपिंग देखते हैं, मौर्य लोग कहाँ तक थे। मौर्य वंश देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक। अशोक के क्षेत्र में सबसे बड़ा पूछता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का कि बिंदुसार का, इसी का वंश का कि अशोक का। तो आप बताएंगे अशोक का। क्यों बताते हैं,
इस क्षेत्र को छोड़ दें, ये क्षेत्र है ना, अशोक अपने शिलालेख में कहता है कि मेरे 4-5 पड़ोसी हैं। कौन कौन? चोल, पांड, चेर, ताम्रपानी। चोल उत्तर में, ये तमिलनाडु है, क्या है दोस्तों? ये तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख रहे हैं तमिलनाडु। उत्तरी तमिलनाडु इधर हो गया, उत्तर है तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। उत्तरी तमिलनाडु में शॉर्ट कर रहे हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, चोल था। क्या था? चोल। और दक्षिणी तमिलनाडु में कौन वंश था? पांड वंश। कौन था? पांड। और ये जो केरल के एरिया है, यहाँ पर चेर था। यहाँ कौन था? चेर। और केरल में था, छोड़िए इतने रखिए, एक श्रीलंका है, तो श्रीलंका को कहा जाता था उसमें ताम्रपानी। क्या कहा जाता? ताम्रपानी। तो अशोक कहता है कि मेरा पूरा भारत पर कब्जा है, लेकिन हमारे कुछ लोग, हमारे दक्षिण में, अशोक बोलता है अभिलेख में कि हमारे दक्षिण में कुछ क्षेत्र हैं जो पड़ोसी हैं। कौन कौन? चोल, पांड, चेर। चोल, पांड, चेर बड़ा अच्छा शासक है। ये आपका अभिमुखिया तंत्र था, इसी को कहते हैं इतिहास में संगम वंश। क्या है? ये संगम वंश है। चोल, पांड, चेर मिला के संगम वंश बन गई। ताम्रपानी आज का श्रीलंका है भैया, आज का श्रीलंका को ताम्रपानी क्वेश्चन करेगा। किसको ताम्रपानी कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। चोल हो गया, पांड हो गया, चेर हो गया, आगे पढ़ाया जाएगा इसका, ठीक है। इस क्षेत्र में बसे हुए नहीं थे, बाकी पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य यहाँ से लेकर ब्रह्मगिरी कर्नाटक तक पूरा बसा हुआ था। इधर से लेकर पूरा भारत, यहाँ पर इस क्षेत्र जो था, ये तो आपका बिहार हो गया बाबू, बिहार और झारखंड हो गया। ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र था, उड़ीसा है ना। इस क्षेत्र पर जो आपका कब्जा नहीं था, इसको सम्राट अशोक ने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? क्वेश्चन करेगा तो कौन जीता? सम्राट अशोक। तो इसीलिए पहले से चंद्रगुप्त मौर्य के समय और बिंदुसार के समय सारा एरिया तो था ही। चंद्रगुप्त मौर्य जो था और बिंदुसार, अशोक का बेटा बाप, और बिंदुसार का बाप चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय सारा एरिया था ही सब। लेकिन सिर्फ ये नहीं था, इसको जीता कौन? अशोक जीता। ये उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। इसको जीता कौन? अशोक। इसलिए सबसे बड़ा पूछेगा, मौर्य वंश में सबसे बड़ा एरिया किसका था, क्षेत्रफल कितना था, किसका साम्राज्य ज़्यादा था? तो सम्राट अशोक का था, ठीक है, सम्राट अशोक का था, ठीक है। ये मौर्य वंश की कहानी है। इसमें शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सब 3 शासक मेन थे। क्या क्या काम किए ये हम लोग देखेंगे। और यहाँ तक मौर्य वंश का मैपिंग किए हैं। आज पूरा मैपिंग नहीं हो पाएगा, मैपिंग फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एक वीडियो बना के मैपिंग और कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, लेकिन जाते जाते सनम लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करें, बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए काम करें, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।